आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसे लेकर के हम सभी के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, ये क्या है नहीं है। तो चलिए आज मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप और इसे अपने आसान शब्दों में आपको समझाने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NEP 2020 बोलते हैं, मतलब नई शिक्षा नीति। जैसा कि पता है हमारे देश में क्या होता है कि समय समय पे शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कारगर बनाने के लिए समय समय पे उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं। तो ठीक इसी सिलसिले में इस बार 2020 में भी 2020 में भी हमारे सरकार ने शिक्षा को लेकर के एक सुधार किया है, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हमारे देश में 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था, 1968 में। ठीक इसके 18 साल बाद 1986 में दूसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई और इसके ठीक 6 साल के बाद एक अमूलचूल मतलब छोटे मोटे बदलाव किए गए थे। इसलिए इस 92 में, इसलिए हम इसे कोई एजुकेशन पॉलिसी का नाम नहीं देते हैं। इसे मेनली 96 में थोड़ा सा कुछ बदलाव करके 92 में आफ्टर 6 साल के बाद इसको दिया गया था। ठीक अब इसके बहुत दिनों के बाद, समझ सकते हैं 92 के बाद एक ही बार 2020, लगभग ऐसे बोलिए तो 28 ईयर्स और वैसे तो फिर लगभग 34 ईयर्स के बाद एक हमारे सामने फिर से एक न्यू जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो आया है। और इस चीज़ को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है जिसको कि आज मैं दूर करूंगा। तो ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको कस्तूरी रंजन उनकी अध्यक्षता में इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं पहले हमारा क्या हुआ करता था, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसको क्या किया गया, इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ख़त्म करके एजुकेशन से रिलेटेड एक अलग ही मिनिस्ट्री बना दिया गया, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इस मिनिस्ट्री का क्या काम होगा, शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जितने भी वर्क होंगे, फंक्शन होंगे, उसको मॉनिटरिंग करना। फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अभी एजुकेशन पॉलिसी में और अभी के एजुकेशन पॉलिसी में क्या अंतर हुआ है। हालांकि अभी जो ये आया है इसको लागू होने में टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2022-23 तो होना ही है। और अभी भी इसमें हालांकि बहुत सारा सुझाव लिया जा रहा है, अगर कोई उचित सुझाव आएगा तो इसमें ऐड किया जा सकता है। पहले और अभी में अंतर क्या है वो समझिए। पहले हमारा क्या था 10+2 सिस्टम, मतलब टोटल आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, ये आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके बच्चे की ख्याल, आप सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखते थे। और उसमें वो जैसे 1 to 4 प्राइमरी था, फिर जूनियर स्कूल था, फिर हाई स्कूल था, फिर हायर सेकेंडरी था। हालांकि 10+2 को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है, कहीं इंटरमीडिएट कहा जाता है, कहीं से हायर सेकेंडरी कहा जाता है। अब इसमें बदलाव करके क्या कर दिया गया, ये सिस्टम आ गया 5+3+3+4। ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर ये है क्या। हालांकि इसे मैं आगे और आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें और मेन चेंजिंग क्या हो गया कि 10+2 में पहले स्ट्रीम होता था। आप सुनते होंगे क्लास 10 पास करने के बाद बच्चों को पूछा जाता था कि आप आर्ट्स से पढ़ोगे कि कॉमर्स से पढ़ोगे कि साइंस लेके पढ़ोगे। बट अब क्या हुआ कि वो स्ट्रीम खत्म हो गया। इस एजुकेशन पॉलिसी में स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। स्ट्रीम खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपके चॉइस के मुताबिक आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले कि यहाँ पर 10+2 सिस्टम में बच्चों को क्लास स्टार्ट करवाया जाता 5+, मतलब जब 5 साल क्रॉस हो जाता था 6वें साल में 6 साल के बच्चे को एंट्री मिलती थी स्कूल में। बट अब क्या होगा कि बच्चे की एंट्री 3 साल के बाद ही हो जाएगी। बच्चा अगर 3 साल का हो गया तो इस सिस्टम के तहत उनको एंट्री मिल जाएगा। ये एक मुख्य जो है सो चेंजिंग है इस सिस्टम में, पहले वाले सिस्टम में और अभी के नए वाले सिस्टम में। अब समझते हैं हम ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। तो फर्स्ट जो आप ये देख रहे हैं 5 है ना, बहुत किसी के बहुत लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि ये बच्चे का उम्र है और शायद इस उम्र के साथ वो इस सिस्टम को बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 5 है ये हमारा सबसे जो पहला पोर्शन है वो इसे हम फाउंडेशन का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, फाउंडेशन का, जो कि ये होगा 5 साल का। कितने का होगा, 5 साल का। ये जो
कोर्स ड्यूरेशन है एक्चुअली ये फाउंडेशन, ये 5 इयर्स का है, इसलिए इसको 5 यहाँ नाम दिया गया है। अब इसकी क्या खासियत होगी इसको समझिए। सबसे पहले इसमें स्टार्ट 3 ईयर, मतलब बच्चे अगर 3 साल के हो गए तो अब वो इस फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लायक हो जाएंगे, वो एडमिशन ले लेंगे इस फाउंडेशन में। और ये की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब फाउंडेशन में जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। क्या? पहला जो फर्स्ट जो 3 इयर्स का प्लान है, जिसको कि माने प्ले कहा गया है, मतलब ये 3 साल बच्चे स्कूल में जाकर के सिर्फ और सिर्फ विभिन्न तरह के खिलौनों से खेलेंगे और उन खिलौनों के द्वारा जो भी उनको ज्ञान अर्जन प्राप्त होगा वो वहाँ से कर पाएंगे। और बाद के जो 2 साल होंगे वो क्लास 1 एवं 2 होगा। वो इसको करने का अर्थ क्या हुआ, मतलब फर्स्ट 3 ईयर प्लेइंग और उसके बाद 2 साल उनको क्लास 1 और 2 जैसे अभी एज यूजुअल होता था वो होगा। इसको करने के पीछे सबसे बड़ा जो हमारा रीजन था, सबसे बड़ा जो कारण था, क्या देखा गया कि भारत में एक ह्यूज अमाउंट में, बहुत मात्रा में बच्चे क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट कहने का मतलब क्या हुआ कि वो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही। तो जब उस बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण के ऊपर में रिसर्च किया गया तो क्या देखा गया कि बच्चे स्कूल इसलिए जाना नहीं चाहते हैं या इसलिए छोड़ देते हैं बीच में ही ताकि उनको वहाँ पे मनोरंजन का साधन नहीं होता है। और यदि बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चे बीच में ही स्कूल से बंक करके चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वहाँ पे मनोरंजन का साधन नहीं होता है और वो मनोरंजन के साधन के तलाश में वो क्या करते हैं, स्कूल भी छोड़ देते हैं या स्कूल जाने से डरते हैं। उस चीज को, उस मनोरंजन को बरकरार रखने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट को भरने के लिए ये दिया गया कि आओ शुरुआती 3 साल तुम स्कूल में सिर्फ और सिर्फ खेलो ही, ताकि इससे क्या होगा कि बच्चे के मन में क्या हो जाएगा, एक हमेशा एक उत्सुकता रहेगी कि वो सोचेगा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वो सोचेगा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना पसंद करेंगे और जब धीरे धीरे उनमें 3 साल तक में यह आदत लग जाएगी तो वो खुद चाहेगा स्कूल जाना, जिससे क्या होगा कि एक ड्रॉप आउट की संख्या जो है जिसको कि हम कम कर पाएंगे। दूसरे स्टेज में आते हैं। ये जो हमारा दूसरा स्टेज है ये 3, इसको दूसरे स्टेज का नाम दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। ये ये जो 3 है दैट मीन्स कि ये 3 इयर्स का होगा। कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। 3 क्लास का होगा, मतलब ये क्लास 3 to 5, क्योंकि हमने फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज में ही देख लिया था कि बच्चा क्लास 1 और 2 क्या कर गया था, पास कर गया था। तो इस स्टेज में उसकी होगी 3 to 5, मतलब 3 साल का प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में अब यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगा कि ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पिछले में फाउंडेशन में क्या था, एग्जाम नहीं लिया जाएगा बच्चों को, बल्कि ऑटोमेटिकली उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगी क्लास 3 to 5 में एक्टिविटी प्लस स्टडी, मतलब यहाँ से उसकी पढ़ाई जो है, एक्चुअल पढ़ाई वो स्टार्ट हो जाएगी। और कैसी पढ़ाई होगी? उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करवाई जाएगी ताकि उस एक्टिविटी से वो कुछ सीख सके और उनकी स्टडी भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो सबसे बड़ा खासियत है फोकस ऑन लैंग्वेज। इस स्टेज में जो 3 to 5 है, जो उनका क्लास 3 to 5, इस स्टेज में उनको लैंग्वेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा, भाषा के ऊपर में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज रीजनल ही हो या उनका मदर टंग ही हो या फिर नेशनल लैंग्वेज हो। ये इस एजुकेशन पॉलिसी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे अपने भाषा में, अपने रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो इसलिए इस स्टेज में उनको भाषा के ऊपर में क्या किया जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उनको भाषा सिखाने की कोशिश की जाएगी। इसमें क्या होगा, इसका नाम दिया गया मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज ये कितने साल का है? 3 साल का। अब इसमें क्या होगा कि किसी आपको एक इंडियन लैंग्वेज के ऊपर में फोकस किया जाएगा, यानी कि बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज के ऊपर माने कुछ विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये जो हमारा होगा क्लास 6 to 8, अभी जैसे क्लास 6 to 8 होता है, ये हमारा क्लास 6 to 8 होगा। इसमें क्या नया चेंजिंग आएगा? पहला जो कंप्यूटर कोड, आजकल आप सुन रहे होंगे कि जहाँ तहाँ कंप्यूटर कोड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को अभी से ही कंप्यूटर कोड सिखा रहे हैं। तो इस पॉलिसी में ये जोर दिया गया है कि बच्चों को क्लास 6 to 8 इसी स्टेज में कंप्यूटर कोड का ज्ञान दिया जाएगा, अतः कंप्यूटर में उसे विशेष सिखाया जाएगा।
तीसरा होगा क्या हमारा, वोकेशनल और टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। जैसे कि कोई बच्चा का अगर इंटरेस्ट है इसी वक्त से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक के बारे में काम, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वर्क सीखना चाहता है, या कोई कारपेंटर जो होता है उससे रिलेटेड कुछ वर्क सीखना चाहता है, लड़कियां ब्यूटिशियन कुछ सीखना चाहती है, तो वो चीज़ अब आपको यहाँ पे क्लास 6 to 8 के बीच से ही स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद तो एज यूजुअल जैसे मैथ्स हम अभी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, ये एज यूजुअल ही रहेगा। बस इसमें चेंजिंग क्या हो गया कि एक कंप्यूटर कोड मैंने फोकस दिया जाएगा बच्चों के ऊपर में, और दूसरा ये वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स को क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया। हम फोर्थ स्टेज की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा फोर्थ स्टेज है इसमें क्या बदलाव किया गया है ये देख लीजिए। ये जो इसको, इस स्टेज को हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, जो कि कितने साल का होगा, 4 इयर्स का होगा। कितने का होगा, 4 इयर्स। और इस स्टेज के अंतर्गत क्लास 9 to क्लास 12 आएंगे, क्लास 9 to 12। अब इसमें क्या किया गया, सबसे पहले नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आफ्टर 10 क्या होता था कि हमें पूछा जाता था कि आप आर्ट्स लोगे कि कॉमर्स लोगे कि साइंस लोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई स्ट्रीम नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब खत्म। अब क्या होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कोई स्टूडेंट अगर साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ में ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो अब पढ़ सकता है। यानी कि स्ट्रीम अब क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब यहाँ से हम मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट भी आर्ट्स का पेपर ले सकता है, कोई आर्ट्स का पेपर भी साइंस का ले सकता है, इस तरह का हो गया। अब तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा बदलाव है ये है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए अब तक का जो हमारा सिलेबस था उसमें हम क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए कि गांधी जी ने ऐसा किया, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के ऐसा किया, तो इस चीज़ों को हम पढ़ते हैं इतिहास में। अब का जो सिलेबस आएगा वो इस तरह का आएगा, जैसे कि मान लीजिए गांधी जी नहीं होते तो इस देश का इतिहास क्या होता, अंग्रेज अगर 100 साल पहले चले गए होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। मतलब इस तरह के थिंकिंग बेस्ड जो सिलेबस होगा वो आएगा अब, क्रिटिकल थिंकिंग। साथ ही साथ इस स्टेज में और एक नया बदलाव किया गया है कि आप किसी एक फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। इस स्टेज में क्या कर सकते हैं, आप एक फॉरेन लैंग्वेज को लेकर स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक दुख की बात है कि सरकार ने जो चाइना की लैंग्वेज है मंडारिन, उसको अलाउ नहीं किया है अभी। अब बाद में देखें क्या होता है ऐसे। हालांकि हाँ, बाकी आप इस स्टेज में एक फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी खासियत हो गई वो हो गया, अब ये सेमेस्टर वाइज हो गया। ये फोर्थ स्टेज जो है हमारा सेकेंडरी स्टेज, ये सेमेस्टर वाइज हो गया। अब तक क्या होता था कि साल में एक बार हमारा एनुअल एग्जाम होता था, उस एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन करके हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, साल में 2 एग्ज़ाम होगा जिसे हम सेमेस्टर वाइज सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, टोटल 9 to 12 तक में आपको 4 into 2 8 एग्ज़ाम देने होंगे। मतलब 6-6 महीने के ऊपर में 6-6 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसे हम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कहते हैं। फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके बाद जो आफ्टर 12 जो हमारा ग्रेजुएशन का अब क्या होगा। पहले जैसा कि बीए, बीकॉम या बीएससी, आर्ट्स वाले बीए, कॉमर्स वाले बीकॉम और साइंस वाले बीएससी कहलाते थे, तो अब ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। ना तो अब कोई बीए होगा, ना बीकॉम होगा, ना बीएससी, बल्कि अब वो एक ग्रेजुएट होगा वो। ठीक है। अब इसमें भी क्या किया गया है कि एक नया सिस्टम ला गया है, री एंट्री सिस्टम। री एंट्री सिस्टम क्या है वो समझिए। अभी के टाइम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बीए, बीकॉम या बीएससी किसी के कोई भी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, और किसी कारणवश आपको बीच में वो कोर्स छोड़ देना पड़ा, किसी कारणवश पैसे की कमी हुई या अदर कोई फैमिलियर प्रॉब्लम हो गई, आप छोड़ दिए। अब चाहेंगे कि मैं साल 2 साल के बाद वापस आऊं और फिर से वो कोर्स करूं, तो वो आप नहीं कर सकते, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा, अब तक का जो सिस्टम था। बट अब ऐसा नहीं होगा, ये री एंट्री सिस्टम के तहत आ गया। इसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल का कोर्स किया था, ग्रेजुएशन के लिए 1 साल का कोर्स किया, और किसी कारणवश आप फिर 1 साल 2 साल नहीं कर पाए, उसके बाद अगर एंट्री करना चाहेंगे तो आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना होगा, बल्कि जस्ट उसके बाद वाला जो स्टेज है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बदलाव की गई है, ये री एंट्री सिस्टम कहा गया है इसको। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट ईयर का जो इसका जो कोर्स है, इसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है। आप चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स कि आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक साल का ग्रेजुएशन इन सर्टिफिकेट बोला जाएगा आपको। फिर सेकेंड ईयर में डिप्लोमा हो जाएगा आपका। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिल गया।
अगर आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री मिल गया, आप ग्रेजुएट हो गए। इसके बाद ही आप किसी जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब क्या किया गया, और जो एक नया बदलाव किया गया, ग्रेजुएशन अब 4 साल का कर दिया गया। अब तक जो 3 साल था वो क्या हो गया, 4 साल का हो गया। ये 3 साल के बाद जो चौथा साल भी अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका रिसर्च कहलाएगा। मतलब 3 साल में तो आप ग्रेजुएट हो ही गए, 1 साल आपने एक्स्ट्रा किया तो आपको रिसर्च का डिग्री जो है सो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये एक ग्रेजुएशन के कोर्स में चेंजिंग किया गया है। अब क्या है कि इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, हमारा पीजी था, जो मास्टर डिग्री था, ये 1 या 2 साल का हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिक मैंने लगाया, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस किसी ने ग्रेजुएशन में 4 साल टाइम दिया है उसे, वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वो अगर मास्टर डिग्री करता है तो वो 1 ईयर में ही उसका कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर किसी ने 3 इयर्स करके ही छोड़ दिया अगर, और फिर वो अगर मास्टर डिग्री करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो उसे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। यानी कि 4 साल आप अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ 1 साल, यहाँ अगर 3 साल देते हैं तो यहाँ 2 साल। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है क्या कि हमें ऑप्शन के रूप में ऐसा मिल गया। और एमफिल को क्या किया गया, जो अब तक जो एमफिल होता था, एमफिल को खत्म कर दिया गया। माने एमफिल नाम से कोई कोर्स अब नहीं होगी। और जो पीएचडी है इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, एज यूजुअल पहले की तरह है। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी ये 4 ईयर्स की होगी। अब हम देखते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसका मैं अपने तरफ से कुछ इसमें मैंने मेरिट्स ढूंढा है जो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे देश के जीडीपी का 6% अब खर्च किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक जो अब तक जो है सो 3% होता था, अब तक कितना होता था, 3%। जो हमारे देश का जीडीपी है उसका 3% एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, जो कि जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उसका 6%, हालांकि अभी तक 3% पूरा कंप्लीट था भी नहीं, एक्यूरेट फिगर नहीं था, बट अब 6% खर्च किया जाएगा। मतलब डबल कर दिया गया खर्चा। एजुकेशन के ऊपर में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी। दूसरा जो हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरिट से इसका, स्कूल फी। जैसा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में कि प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, उनके फ़ी को लेकर के बहुत हंगामा होते रहता है, बहुत तरह के विवाद होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉलिसी के अंदर जो जैसे स्कूल हैं उनको एक ग्रेडिंग किया गया, और ग्रेडिंग के तहत उनको क्या बोला गया कि बोला जाएगा कि आप इससे ज़्यादा फ़ी नहीं ले सकते हैं। मतलब अब जो प्राइवेट स्कूलों का फ़ी को लेकर के मनमाना चल रहा था, वो मनमाना अब नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी, जो वोकेशनल कोर्सेज के जुड़ जाने से बच्चे अब स्टार्टिंग से ही वो स्किलफुल होंगे और माने फ्यूचर में अपने जॉब या फिर अपने वर्क के प्रति काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वो उस चीज़ को लेकर के रेडी रहेंगे वोकेशनल कोर्स होने की वजह से। और जो चौथा सबसे बड़ा चेंजिंग है रिजल्ट। अब जो रिजल्ट बच्चों का बनेगा इसमें 4 चीज़ों को जोड़ा गया है। सबसे पहला तो आप जो मान लीजिए जो आप रिटन एग्जाम दोगे या जो भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी जो होगी वो तो आपका मार्क्स होगा ही। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेल्फ एवोल्यूशन जो जिसे कहते हैं, सेल्फ पूछा जाएगा कि आप अपने आप को कितना मार्क्स देते हो सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए। तीसरा पॉइंट होगा आपका फ्रेंड। आपके फ्रेंड से पूछा जाएगा कि आप उस लड़के को कितना मार्क्स देना चाहते हो। और चौथा होगा जो टीचर आपको कितना मार्क्स देना चाहिए। इन चारों चीज को मिला करके आपकी मार्किंग होगी। सबसे ये जो फ्रेंड वाला जो एक पोर्शन जोड़ दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए होता क्या है कि बच्चे अक्सर स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी क्या होता है कि झगड़ा करते हैं आपस में। अब क्या होगा कि उनके मन में एक डर रहेगा कि अगर हम उनसे झगड़ा करेंगे तो वो मेरे को मार्क्स कम देगा, या दूसरे के मन में भी यही होगा कि मैं अगर उससे झगड़ा करूंगा तो मेरे को मार्क्स कम देगा। इसलिए क्या होगा कि एक माहौल बनेगा, एक फ्रेंडशिप वाला एक माहौल बनेगा जहाँ सारे बच्चे एक साथ एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक अच्छे माहौल में रहेंगे। एक जो और एक बहुत बड़ा मेरिट जो होने वाला है इसमें, फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 50। इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत विश्व के जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा, इनको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर टॉप यूनिवर्सिटी अगर हमारे इंडिया में आती है तो समझ रहे हैं कि हमारा एजुकेशन का जो एक लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। टॉप यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो टॉप चीज़ों में जाएंगे, टॉप करेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा एक ये है डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या हुआ कि स्कूल में अब तक देखते होंगे, हालांकि बहुत सारे स्कूल में अभी भी ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कल्चरल डिपार्टमेंट, एकेडमिक डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही अब 4 ऐसे डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे जो चारों अलग अलग मेन जो वर्क हैं वो स्कूल में हो या कॉलेज हो उसका वो देखभाल करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके 2 मेन किरदार हैं, एक स्टूडेंट दूसरा टीचर। तो स्टूडेंट्स के लिए तो इतना कुछ आया, अब टीचर के लिए क्या किया जा रहा है कि 4 ईयर ट्रेनिंग, जो अब तक हम 1 ईयर पहले बीएड होता था, फिर 2 ईयर हुआ, अब जो इनके लिए इतना जो कुछ बदलाव आ रहा है, तो ताकि क्लास को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सके, इसके लिए टीचर को 4 ईयर की ट्रेनिंग दिए जाने की बात हो रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई एक क्लियर फिगर नहीं आया है, लेकिन इस तरह की बात हो रही है। तो टीचर को उस लायक बनाया जाएगा ताकि बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे पाएँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये मैं अपने मुताबिक मेरे हिसाब से जो इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कमियां हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी कमी है जो इंग्लिश, देखिए एक्चुअली इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हम अच्छे से जानते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया कि इंग्लिश को मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम महत्व दिया गया है। हालांकि ये बहुत महत्व देने वाली सब्जेक्ट चीज़ है, आप जान ही रहे, हर जगह आजकल इंग्लिश के बिना तो काम चलना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया कि फ्री कर दिया कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए बच्चों को या अपने नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाइए। तो इससे क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो एक इम्पोर्टेंस है वो कम हो सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, मोस्टली अभी भी जो है सो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल या बहुत सारे स्टेट में ऐसे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है, इंग्लिश ही उन्होंने अपना मीडियम बना लिया है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना था कि इंग्लिश को एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट ये के रूप में, लैंग्वेज के रूप में रखना चाहिए था। खैर गवर्नमेंट ने सोचा है, अच्छा ही सोचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक सेंट्रल डिसीजन। सेंट्रल डिसीजन कहने का मतलब क्या हुआ, अब तक क्या हो रहा था कि आपने देखा होगा कि इंडिया में पूरे अलग अलग स्टेट का अपना एक अलग अलग सिलेबस होता था, अलग अलग बोर्ड होता था, वो अपने जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक सिलेबस बनाते थे। अब क्या होगा कि ये क्षेत्रीय वाला जो है, ये स्टेट वाइज जो अब तक जो हमारा सिलेबस होता था, जो बोर्ड होता था, वो ख़त्म हो जाएगा। अब पूरे देश में एक ही सिस्टम होगा जिसको कि हम सेंट्रल सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल डिसीजन बोलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के लिए जो संघात्मक सरकारी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि संघात्मक सरकार में क्या होता है कि कुछ डिसीजंस सेंट्रल केंद्र सरकार के होते हैं, कुछ राज्य सरकार के होते हैं, फिर दोनों वो आपस में अपने परिस्थिति के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। और तीसरा जो एबिलिटी ऑफ टीचर, देखिए हालांकि बहुत कुछ इससे बच्चों के सुधार के बारे में कहा गया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीचर की एबिलिटी को लेकर के नो डाउट टीचर इस रोल में बहुत बड़ा इस गेम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो रोल प्ले करने के बाद तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ विशेष फोकस करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो कुछ सोचा ही होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अपना कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।